गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। बेटा ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमने अपनी इकोनॉमी को प्लान करने के काफ़ी प्रपोजल उनके सामने रखे, पर ब्रिटिशर्स ने बेटा हमारे सभी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बेटा रूलिंग कंट्री थे, हम कॉलोनी थे। हमारी जितनी भी पॉलिसीज थी ट्रेड से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, वो सभी कौन लिखते थे? ब्रिटिशर्स। तो हमें हम उन सभी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता था। पर बेटा उन्होंने हमारे सभी प्रपोजल को ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड रिजेक्ट कर दिया। पर बेटा जब हम आज़ाद हो गए तब तो हमारे प्रपोजल को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता था। तो इसके लिए बेटा हमने जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए उस टाइम हमने अपनी इकोनॉमी को प्लान करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई? बताओ। लास्ट वीडियो में बताया था प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग टेक्निक हमने यूज की। इस टेक्निक का मेन मकसद क्या था? अपनी इकोनॉमी की स्पीडली ग्रोथ करना। उसे बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग। स्पीडली ग्रोथ करने के लिए हमने प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग टेक्निक यूज की और हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में सबसे पहला कदम प्रोफेसर महिला नोबिस ने 1950 में रखा। 1950 में बेटा हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाया और उस टाइम उस प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और बाद में बेटा हमारे जो प्लानिंग कमीशन है इसका नेम फरवरी 2015 में चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है बेटा। और ये नेम किसने चेंज किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और अब हमारे नीति आयोग के, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन, इसके जो एक्टिव चेयरपर्सन है वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है बेटा। और उन्होंने इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये बेटा इसका फुल फॉर्म है। और मैंने और क्या बताया था बेटा? इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है? एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि कुछ गोल्स को सेट करती है और जितने भी कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से वो उन गोल्स को एक फिक्स टाइम में, एक स्पेसिफाइड टाइम में अचीव करने की कोशिश करती है। उसे बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग। और हमारी इकोनॉमी को प्लान करने में सबसे पहला कदम बोलो बेटा किसने रखा? प्रोफेसर महिला नोबिस में। महिला नोबिस ने कब रखा? 1950 में। ठीक है बेटा। और हाँ 1950 में ही हमारा क्या बना? प्लानिंग कमीशन बना। और बेटा इन्होंने 1950 में हमारी इकोनॉमी को प्लान करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई? 5 ईयर प्लान स्ट्रेटजी। देखो बेटा, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया has adopted 5-year plan strategy for the development of economy। इस प्लानिंग कमीशन ने 1950 में हमारी इकोनॉमी को प्लान करने के लिए 5-year प्लान स्ट्रेटजी बेटा डेवलप की। इंडिया लॉन्चेस its 5-year plan on 1st April 1951 for the period of 1951 to 1956। हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान है बेटा वो 1 अप्रैल 1951 में लॉन्च हुआ और ये प्लान 31 मार्च 1956 तक चला। कोई भी 5-year प्लान बेटा 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। बोलो बेटा हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है? 31 मार्च को। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, हमारा कोई भी 5-year प्लान बना वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ और 31 मार्च तक ही चला। और हमारे फर्स्ट ईयर प्लान का मेन काम क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ये हमारे, ठीक है बेटा, ये हमारे फर्स्ट 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव था। देखो बेटा, सिंस देन वी हैव कंप्लीटेड 12 5-year प्लान। बेटा अभी तक हम 12 5-year प्लान कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी फर्स्ट 5-year प्लान हमारा 1951 में स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 1951 को। 31 मार्च 1956 को वो कंप्लीट हुआ। और रिसेंटली हमारा जो प्लान है वो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 को हमारा रिसेंट प्लान 12 प्लान कंप्लीट हुआ। हम, ठीक है बेटा। द प्लानिंग कमीशन डिसाइडेड 2 टाइप्स ऑफ गोल्स। और प्लानिंग कमीशन ने बेटा 2 टाइप के गोल इसमें डिसाइड किए। नंबर 1 लॉन्ग टर्म गोल, नंबर 2 शॉर्ट टर्म गोल्स। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में बेटा जी क्या फर्क है?
शॉर्ट टर्म गोल देखो पहले, इट रेफर्स टू द गोल्स दैट आर टू बी अचीव्ड इन ए स्पेसिफिक प्लान। एक स्पेसिफिक प्लान में, एक 5 ईयर प्लान में हमने स्पेसिफिक क्या काम करना है उसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब एक 5 ईयर प्लान से रिलेटेड हमने क्या क्या काम करने हैं। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव जो अचीव किया, ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म गोल। सेकंड 5 ईयर में हमने इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम किया, ये भी हमारा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक ईयर में हमने क्या करना है। जैसे 2020 में बेटा हमने क्या गोल अचीव करना है, 2021 में हमने कौन सी डिग्री लेनी है, 2020 में हमने क्या काम करना है, ये हमारे हो गए शॉर्ट टर्म प्लान। 2020 में हमने क्या करना है, एक साल के बीच में हमने क्या करना है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लान। 2020 में क्या क्या काम करने हैं, ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म प्लान। बेटा लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो गए, हमने अपनी पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना है, ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब जो 30 ईयर, 40 ईयर, 20 ईयर, अबाउट 20 ईयर से रिलेटेड है। हमने पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना है बेटा, पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो उसके बीच में हमारे सारे 12 के सारे प्लान आ गए। जो 12th 5 ईयर प्लान है वो सारे इंक्लूड है लॉन्ग टर्म गोल्स में। शॉर्ट टर्म गोल में एक स्पेसिफिक प्लान में हमने क्या काम करना है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब हमने अपनी सारी इकोनॉमी को डेवलप करना है। इकोनॉमी को डेवलप करना है तो उसके बीच में हमारे जो 12th 5 ईयर प्लान है वो सारे इंक्लूड है, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म गोल में हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हमने एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना है मान लो, ठीक है, तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हमने जीना है, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म गोल। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। जैसे 30-40 ईयर्स मान लो, ठीक है, हमारी लाइफ अभी 30 या 40 ईयर बची है, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब एक स्पेसिफिक ईयर में आपने क्या काम करना है। 2020 में आपने क्या काम करना है, क्या काम करना है बोलो, कोरोना को हराना है, ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म गोल। 2020 में आपने ये वाली डिग्री लेनी है, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। पर हमने हमने अपनी पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना है, उसके बीच में हमारे सारे 12 ईयर 5 प्लान, सारे प्लान इंक्लूड हो गए, वो हमारा हो गया लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब हमने पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना है, हमने एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, ठीक, हेल्दी लाइफस्टाइल हमने एंजॉय करना है पूरी होल लाइफ, ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म गोल। अब देखो बेटा, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हैं इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट इन नेचर। कॉलोनियल पीरियड के दौरान हमारी इकोनॉमी बेटा स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी आपको पता ही है, वो इकोनॉमी जिसकी कोई भी ग्रोथ ना हो या ग्रोथ बहुत कम हो या बिल्कुल ना के बराबर हो, उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना। अब बेटा देखो, अपनी इकोनॉमी को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखो बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। जिस कंट्री में बेटा गुड्स और सर्विस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, जिस कंट्री में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, नेचुरली वो इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। जैसे देखो बेटा, 1947 में वीट की जो प्रोडक्शन थी वो 660 kg पर हेक्टेयर थी। 1617 में कितनी हो गई, 3216 पर हेक्टेयर हो गई। अब 1947 में राइस की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कितनी थी, 665 kg पर हेक्टेयर। 1617 में कितनी हो गई, 2550 पर हेक्टेयर। तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, बढ़ गई बेटा। 1947 में हमारी प्रोडक्शन कितनी थी, 1947 में 64 लाख टन। 1617 में कितनी हो गई, 984। राइस की हमारी जो प्रोडक्शन थी 220 kg, 220 लाख टन थी हमारी प्रोडक्शन, और 1617 में कितनी हो गई बेटा, 1102 लाख टन। तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जिस कंट्री की प्रोडक्टिविटी में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो तो नेचुरली उस कंट्री की इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का हम ऑब्जेक्ट बेटा तभी
हासिल कर सकते हैं अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। देखो बेटा 1947 में हमारी वीट की प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 660 केजी, राइस की 665 केजी पर हेक्टेयर। 1617 में वीट की कितनी होगी? 3216 पर हेक्टेयर। राइस की कितनी होगी? 2550 पर हेक्टेयर। हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हुई पर हेक्टेयर? इंक्रीज। सेकेंड, 1947 में वीट की प्रोडक्शन कितनी थी? 64 लाख टन। 67 में कितनी हो गई? 984 लाख टन। राइस की प्रोडक्शन कितनी थी? 220 लाख टन। 1617 में बेटा कितनी हो गई? 1102 लाख टन। तो नेचुरली प्रोडक्शन क्या हो रही है? इंक्रीज। बस बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यही है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। जिस कंट्री में प्रोडक्टिव कैपेसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करे वो कंट्री ही इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्ट को बेटा अचीव कर सकती है। और हमने ये अचीव किया बेटा। देखो और कैसे अचीव कर सकते हैं? मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द चेंज इन द लेवल ऑफ जीडीपी। वही इकोनॉमी ग्रो करेगी बेटा जिसकी जीडीपी सभी सेक्टर्स में सेम स्मूथली इक्वली ग्रो करे। ये नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, इंडस्ट्री की कम है, सर्विस सेक्टर की कम है। नो, वो कंट्री कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर सकती। और बेटा देखो 1990 में सर्विस सेक्टर हमारी कंट्री में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? 40.59%। जबकि 1951 में कितना था? 17.22% बेटा, सिर्फ 17.2% सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था हमारी जीडीपी में। और अब 1990 में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 40.59। जिस कंट्री के बेटा तीनों सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तीनों इक्वली ग्रो करें वही कंट्री बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकती है। और मैंने आपको ये डाटा बताया, इस डाटा से आपको पता चल जाएगा। पहले हमारा सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन 1951 में था 17.2%, अब कितना हो गया? 40.59% 1990 में, 1990 में। तो नेचुरली वो कंट्री ही इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकती है जिसके सभी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इक्वली ग्रो करें। तो हमारे सर्विस सेक्टर काफी ग्रो किया 1990 में बेटा। कहाँ? 17.2% था 1951 में, 1990 में 40.59 हो गया। तो नेचुरली बेटा हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया इकोनॉमिक ग्रोथ का। किसके थ्रू? इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव हमने किसके थ्रू अचीव किया? इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी के थ्रू और चेंज इन द लेवल ऑफ जीडीपी। और हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? देखो, मॉडर्नाइजेशन। इट रेफर्स टू द बोथ एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और सेकंड बेटा एंड आल्सो टू पुट फोर्थ चेंजेस इन द सोशल आउटलुक एंड एंशिएंट मीनिंगलेस रिचुअल्स। और जो भी हमारे पुराने रीति रिवाज थे उनको खत्म करना, उनमें चेंज लाना। अगर हम पुराने रीति रिवाज को खत्म कर देंगे, उनकी जगह नए रिचुअल्स यूज करेंगे, नए ठीक है ट्रेडिशंस यूज करेंगे, मॉडर्न ट्रेडिशंस यूज करेंगे, तभी हम बेटा अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है बोलो बेटा? इट रेफर्स टू द बोथ एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एक तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, लेटेस्ट मशीनों से हमने अब प्रोडक्शन शुरू कर दी बेटा। किसके बाद? आफ्टर ब्रिटिशर्स, ठीक है, आफ्टर कॉलोनियल पीरियड में हमने, जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, हमने अच्छी मशीनों से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है, पहले हम बेटा हाथों से काम करते थे, अब वही काम मशीनों से होने लग गया। जो काम बेटा 10 दिन 15 दिन में होता था वो 2 घंटे 1 घंटे में होना शुरू हो गया। हमने क्या किया? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और जितने भी हमारे पुराने रिचुअल्स थे, पुराने रीति रिवाज थे, उनको खत्म कर दिया। पुराने रीति रिवाज क्या थे? गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू टेक एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज। पहले बेटा जिस घर में गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता था, पैदा होता था, वो उसको पहली बात तो ठीक ही नहीं समझते थे। दूसरा, उन गर्ल्स को कोई एजुकेशन लेने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, उनको एजुकेशन नहीं दिलाई जाती थी, उनकी छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती थी। तो उसकी वजह से भी हम बैकवर्ड थे बेटा। आज गर्ल्स और बॉयज, इसमें लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं किया जाता।
तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा 5 ईयर प्लान का? दूसरा ऑब्जेक्टिव था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब पुराने रीति रिवाज को खत्म करना, नई टेक्नोलॉजी लेके आना और पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना। ठीक है, जैसे लड़कियों की पहले जल्दी शादियां कर दी जाती थी, उनको कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी, उनको लड़कों से अलग समझा जाता था। आज आज बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़कियां ना कर सके। आज लड़कियों को एक सभी पेरेंट्स, सभी समाज बिल्कुल एक ही नज़र से देखता है। तो ये था हमारा बेटा दूसरा मकसद, मॉडर्नाइजेशन। हमारे दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था बेटा 5 ईयर प्लान का? मॉडर्नाइजेशन लेके आना, पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आना। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। इट डज नॉट रेफर टू जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, but it refers to a situation when all those who are able and willing to work at the market wage rate get work. बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फिर देखो, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट गेट वर्क। इसका मतलब बेटा वो लोग जो काम करने के एबल है, जिसमें काम करने की एबिलिटी है। एबल मतलब जिनमें एबिलिटी है। विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, काम करने की जिनमें इच्छा है। एट मार्केट वेज रेट, जो भी मार्केट का रेट है उसी रेट पे काम करना चाहते हैं। गेट वर्क, और उनको अगर काम मिल जाता है तो उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा। एक व्यक्ति जिसमें काम करने की एबिलिटी है और वो काम करना चाहता है और मार्केट का जो रेट है उसी रेट पे काम करने को तैयार है, उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो बेटा मार्केट का एक दिन का रेट है मान लो 1000, अब कोई पर्सन कहे नहीं जी मैं तो 5000 से कम काम नहीं करूँगा, तो उससे बेटा हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, उसे हम किसी भी कैटेगरी में काउंट ही नहीं करते। कई लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, वो सोचते हैं भी हमें जाते पहले 1 लाख की जॉब मिल जाए, हम 10, 15, 20 हज़ार से स्टार्ट ही नहीं करना चाहते। तो उसमें उस पर्सन को हमारी कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनती। अनएम्प्लॉयमेंट में बेटा किसको गिनती है? देखो वो पर्सन, देखो बेटा, इट रेफर टू सिचुएशन व्हेन ऑल दोस पर्सन हु आर एबल, जो काम करने की, जिसमें काम करने की एबिलिटी है, विलिंग टू वर्क, काम करना भी चाहते हैं, एट मार्केट वेज रेट, में मार्केट वेज रेट पे काम करना चाहते हैं। गेट वर्क है, अगर गेट वर्क लगा दे तो फुल एम्प्लॉयमेंट बन गया। नॉट गेट वर्क, उनको काम नहीं मिलता, तो उसे बोलते हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट। वो पर्सन जो जिसमें काम करने की एबिलिटी है, काम करना भी चाहता है, मार्केट रेट पे ही काम करना चाहता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता, उसे बोलते हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट। जो वर्कर अपना काम करने की जिसमें एबिलिटी भी है, काम करना भी चाहता है, मार्केट रेट पे काम करना चाहता है और उसे काम मिलता है तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, नहीं मिलता तो उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है और मार्केट वेज रेट पे काम करने को तैयार है, काम करने की उसमें एबिलिटी है, उसे काम मिल जाता है, उसे बोलते हैं बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अगर सभी लोग जो रेट उनको मार्केट में मिल रहा है उसी रेट पे काम करने को तैयार है और सभी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटा पार्टिसिपेशन करते हैं, तभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ के जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? इक्विटी। इक्विटी का मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स नथिंग इफ द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड टू द हैंडफुल पीपल इन द सोसाइटी। कहता अगर अमीर लोगों को ही सारा बेनिफिट मिले तब हम कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकते। देखो बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स नथिंग इफ द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड टू द हैंडफुल पीपल इन द सोसाइटी। कभी भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्ट को बेटा अचीव नहीं कर सकते अगर वो बेनिफिट हैंडफुल का मतलब अमीर लोगों को ही मिले, सिर्फ रिच पर्सन को ही उसका, सोसाइटी के रिच पर्सन को ही उसका इकोनॉमी की ग्रोथ का बेनिफिट मिले, तब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है समझ लो हम उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने में फेल हो गए। इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रीच द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आल्सो। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसमें हम उसको अचीव करने में हम तभी सफल होंगे अगर ग्रोथ का बेनिफिट पुअर सेक्शन को भी मिले।
पुअर सेक्शन को बेटा कैसे मिलेगा, सुनो। जो अमीर लोग हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगा दो, जो गरीब लोग हैं उनको क्या दे दो, हर 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 प्रोडक्ट में, हर चीजों में क्या दे दो, सब्सिडी दे दो। तो आप पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बेटा, ऑटोमेटिकल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो बेटा हमारा मेन मकसद क्या है, ठीक है बेटा, सो दैट इट विल रिड्यूस द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ के ऑब्जेक्ट को तभी अचीव कर सकते हैं जो अमीर लोग हैं बेटा उन पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए, गरीबों को हर चीज में सब्सिडी दी जाए, ताकि उनकी इनकम और वेल्थ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा 5 ईयर प्लान का, इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये नहीं सब समान है, इसका मतलब जो अमीर लोग हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाना, गरीबों को, जो पुअर्स हैं उनको हर प्रोडक्ट में, हर चीज में सब्सिडी प्रोवाइड करना, ताकि उनकी इनकम और वेल्थ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। ये था हमारा 5 ईयर प्लान का फोर्थ ऑब्जेक्ट, लास्ट ऑब्जेक्ट, सेल्फ रिलायंस। इट रेफर्स टू मोर एंड मोर डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक गुड्स रेदर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा पहले हम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हम क्या करते थे, मैक्सिमम उन्होंने हमें क्या बना के रख दिया था, इंपोर्टर बना के रख दिया था फिनिश गुड्स का। अब जो भारत छोड़ के चले गए, हमने भी अपने यहाँ काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी, काफ़ी अच्छी मशीनों से काम होना स्टार्ट हो गया, हमारा सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो गया। तो हम, ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस के ऑब्जेक्ट को बेटा हम तभी पूरा कर सकते हैं अगर हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो है प्रमोट करें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करें और बाहर से गुड्स और सर्विस कम से कम खरीदें, वही गुड्स को इंपोर्ट करें जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे तो एक तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, और अगर हम कम से कम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी अनफेवरेबल नहीं होगा, वो भी बैलेंस रहेगा। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग कोरोना पीरियड तो हम तो बहुत ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करते थे, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता था, अनफेवरेबल। पर अब हम इस अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को अनफेवरेबल होने से कैसे रोक सकते हैं, जब हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करें और बाहर से इंपोर्ट बहुत कम करें। तो ये अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करके ही बेटा कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकती है। बिना डोमेस्टिक कंट्री को प्रमोट किए कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर सकती। कोई भी कंट्री अगर ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर से मंगाएगी तो उसको उस गुड्स की ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। अब अगर हम इसको बैलेंस रखना चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम डोमेस्टिक कंट्री को प्रमोट करें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट करके ही हम सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्ट अचीव कर सकते हैं। तभी हमारी इकॉनमी सेल्फ रिलायंस होगी, प्रॉस्पेरस इकॉनमी होगी, खुशहाल इकॉनमी होगी, हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। तो ये थे बेटा हमारे 5 ईयर प्लान के 5 ऑब्जेक्टिव। इसी के साथ बेटा हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।